हेलो एवरीवन। तो अभी अपन करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, अगर पोलर फॉर्म में कोई अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एडिशन। चलो इससे पहले मेरे को एक बात बताओ। हेलो, इससे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है 3, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है 4, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। सम ऑफ दोनों वेक्टर का सम क्या होगा। एक वेक्टर है 3, एक वेक्टर है 4। मान लो ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए, ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने बी। व्हाट इज ए प्लस बी? दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा मुझे ये बताओ। क्या 7 होगा? क्या 2 + 4? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे? सर 3 इधर है और 4 इधर है, तो सर रिजल्टेंट कुछ ये होगा। और ये कितना आएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अंडर रूट 3 3 9 + 4 4 16 विच इज इक्वल टू 5, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो जब 3 इधर था 4 इधर था, तो जो रिजल्टेंट था वो था 5। ठीक है, 7 नहीं था। तो जब भी वेक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेक्टर को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? यही बताओ मेरे को, अगर ये 3 और ये 4 दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, तब आप बोलते कि हाँ सर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अब दोनों ऐड होंगे। और अब इस केस में रिजल्टेंट आता आपका 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। बात समझ में आई क्या? और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, 4 इधर और 3 इधर, तो आप बोलते सर नेट होता 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई क्या? तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर दो वेक्टर हैं अगर दो वेक्टर हैं तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन सबसे ज्यादा कब होगा? इन दोनों का एडिशन सबसे ज्यादा कब होगा? जब इनके बीच में कोई एंगल ना हो। देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, पैरेलल टू ईच अदर थे, तब मैक्सिमम था, दोनों ऐड हो रहे थे, डायरेक्ट ऐड हो रहे थे। दिख रहा है क्या? और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, तब वो पूरे के पूरे सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। और कहीं बीच में होगा तो कुछ इसके बीच का आंसर आएगा। मतलब अगर दो वेक्टर हैं तो उसका मैक्सिमम हो सकता है a + b, मिनिमम हो सकता है a - b। उसी के बीच में टोटल वैल्यू लाई करेगी। अब बाकी जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का सर एंगल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई क्या? जब 90 डिग्री था तब रिजल्टेंट था 5, जब 0 डिग्री था तब आंसर था 7, जब 180 डिग्री था तब था 1। तो एक बात यहां पर आप ये लिख सकते हो, नोट डाउन करो सब कोई, ये लिख सकते हो यहां पर, नोट NOTE ... लिखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर 0 डिग्री और व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तब एंगल 0 होगा। ठीक है क्या? और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम कब होगा बताओ? व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री और व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब एक ही लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब एंटी पैरेलल होंगे तब मिनिमम होगा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? तो अभी अपन को ये समझ में आया कि सर, अपन को अभी ये समझ में आया कि अगर एक वेक्टर है तो उसको अपन डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? वो कब मैक्सिमम होगा? जब पैरेलल। कब मिनिमम होगा? जब एंटी पैरेलल। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो ये उतार लिए सब कोई? उतार ली गई है?
ठीक है। तो सर अब एडिशन करेंगे कैसे? सर तीन चीज तो आपने बता दी, जब एंगल 0 था डायरेक्ट ऐड कर दो, जब 180 था तब सब्ट्रैक्ट कर दो, और जब 90 था तब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सर लेकिन अगर इन तीनों केस के अलावा अगर कोई और केस हुआ, जैसे कि अगर आप बोलोगे सर ऐसा कुछ हुआ, एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर है इधर, और आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, सर तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है क्या? लिखो, हेडिंग लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या बोलता है, ध्यान देना, क्या बोलता है? मान लो ये एक वेक्टर था ए, ये एक वेक्टर था बी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का टेल अगर पहले वाले के हेड से जुड़ा हुआ है, फिर से पहला वेक्टर था और दूसरा वेक्टर था, दूसरे वेक्टर का टेल अगर पहले वाले के हेड से जुड़ा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल से लेकर के दूसरे वाले के हेड तक होगा। सिंपल सी बात। देखो क्या बोला गया, मान लो ये तो इधर आ गया वेक्टर ए ऐसे, और बोला गया अगर दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वाले के हेड से जुड़ा हो, दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वाले के हेड से जुड़ा हो, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या बताया गया आपको? पहले वाले के टेल से लेकर के दूसरे वाले के हेड तक, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है क्या? सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ए था, ये बी, तो ये आपका सी रिजल्टेंट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, समझ में आया क्या? अगर एक दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वाले के हेड से जुड़ा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वाले के टेल से लेकर के दूसरे वाले के हेड तक। बात समझ में आई? यहां पर सिंपल सा दिख रहा है, ये दूसरा ये एक वेक्टर है, इसका टेल इसके हेड से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इसके टेल से लेकर के इसका हेड। सिर्फ यही है आपका वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चमका क्या सबको? सबको चमका क्या ये बात? ठीक है क्या? चलो लिखो। तो अब देखते हैं सर रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं ट्रायंगुलर लॉ से। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये बी आपको दिख रहा है क्या? क्या मैं इस बी को दो हिस्से में तोड़ सकता हूं, एक यहां पर और एक यहां पर? मैंने भी आपको बताया कैसे कंपोनेंट करना है, एंगल के पास वाला, एंगल के पास वाला। और अगर मैंने आपको बोला था, देखो अगर ये एंगल ए, ये ए है और ये बी है, और इसके एंगल का बीच, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? मेरे को सीधे सीधे बताओ, ये एंगल भी थीटा होगा? ए था और ये बी था, इसी बी को तो आपने उठा के यहां से शिफ्ट कर दिया, तो अगर ये एंगल थीटा था तो यहां पर भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये ए, और अगर मान लो ये भी आपका यहां पर था तो ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका? थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब आप बोलोगे सर ये है बी, ये है थीटा, तो थीटा के पास वाला होगा, एंगल के पास वाला होगा बी कॉस थीटा, और ये होगा बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? इतने में किसी को भी कोई दिक्कत क्या? नहीं? लिख दो, लिख डालो। क्या बोलोगे? सर ये जो लेंथ है वो हो जाएगी बी कॉस थीटा, सर ये जो लेंथ है वो हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, अब नामकरण करते हैं कुछ। चलो, ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो पूरे ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल ओ से लेकर के ए से लेकर के बी, ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये पूरे ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पक्का लगा सकता हूं। चलो भैया इजाजत मिल गई, हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई है तो लगा दो। मेरा ये पूरा का पूरा बेस क्लियर, और ये मेरा पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा पूरा सी जो है मेरा वो हाइपोटेनियस। तो मेरे को बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ये पूरे लेंथ का स्क्वायर, ये पूरे लेंथ का स्क्वायर प्लस ये पूरे लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। चलो हेल्प करना। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरी लेंथ हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस
इधर वाली हाइट कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज योर सी वेक्टर। अरे सर सी वेक्टर ही तो चाहिए, एडिशन। अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट है वही तो सी है। तो सी को आप लिखोगे अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है क्या? चलो सर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ अच्छा निकल के आएगा ऐसा लग रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहां पर क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? प्लस क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब इज इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर अंडर रूट इज इक्वल टू वेक्टर सी। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वेक्टर सी ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ c इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो मेरे को एक बात बताओ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया कुछ दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आप बोल दोगे सर ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या बात है सर, क्या सही आ गया, क्या बात है, एकदम सही फॉर्मूला आ गया। इसको बना लो, डब्बे के अंदर डाल दो और इसको ध्यान में रखो। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बात समझ में आई क्या, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है ये बात? ठीक है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको याद होना चाहिए। सिंपल, अगर एक वेक्टर है, एक ए और एक वेक्टर है बी और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है क्या? हो गया याद? चलो अब आगे और देखते हैं। इस सेम ट्रायंगल में, इस सेम ट्रायंगल में बताओ ये रिजल्टेंट है क्या, सी, ये रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। अब अगर मेरे को यही फाई लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये ट्रायंगल में, ये पूरे वापस से उसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है, अगर ये सॉरी ये फाई है, थीटा तो वो था ए और बी के बीच में, ये एंगल आपका फाई है, तो टेन फाई क्या लिख सकते हो, टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो आप लिख सकते हो सर टेन फाई इज इक्वल टू पी बाई बी। पी, पी क्या है भैया इस ट्रायंगल में, पी हो जाएगा आपका सामने वाली हाइट, सामने वाली हाइट कितनी है, बी साइन थीटा, कितनी है, बी साइन थीटा अपॉन नीचे वाली लेंथ, पूरी नीचे वाली लेंथ कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल सा जो आपको याद करना है, यही कई जगह आप देख लोगे, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिखा रहता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है क्या? ये बात समझ में आई? अगर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? याद हो गया सभी को? अब पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे को फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन एग्जांपल है, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज 6 मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी इज 8 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है उनका, ठीक है, जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर, ठीक है। तो आपको बोला गया है फाइंड रिजल्टेंट व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। चलो फास्ट स्क्रीन पॉज करो और लिखो,
स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो, 2 मिनट नहीं लगनी चाहिए, जल्दी। देखो सर, आप क्या बोल रहे हो, सिंपल सी बात है, एक वेक्टर है 6, एक वेक्टर है 8, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60। तो आपने क्या बोला, रिजल्टेंट। सर रिजल्टेंट तो कितनी इजी बात है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 36, 6 6 36, प्लस 8 इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 8, 64, प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस 60। सिंपल, अब जो आना होगा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, कितना सिंपल है। एक वेक्टर था 6, एक वेक्टर था 8, और दोनों के बीच का एंगल था 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा इन दोनों के बीच में, जो भी रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है क्या, ये रिजल्टेंट का अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस 2 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60। क्लियर है, ठीक है क्या। तो देखो क्या आ जाएगा ये आपका, सिंपल अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, 1/2 1/2 कट गया, 6 8 जा 48, ये क्या आ जाएगा आपका 148 अंडर रूट 148, 12.1 समथिंग ऐसे कुछ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो 6 वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 6 वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो ये फाई आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल, टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी क्या है 8 साइन 60 अपॉन ए इज 6 प्लस बी इज 8 कॉस 60। सिंपल, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। फिर से बताऊं, देखो ये वाला बात, सेकंड वाला, पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, वैल्यूज डाल दिए फॉर्मूले में, आंसर आ गया। दूसरा वाला देखो फिर से एक बार, ये था आपका वेक्टर ए एक 6 और एक दूसरा था 8, रिजल्टेंट होगा आपका ये, तो 8 और ये एंगल जो है वो आपका है 60, तो ये जो साइड होगी वो हो जाएगी 8 कॉस 60, और ये वाली जो साइड है वो आपकी हो जाएगी 8 साइन 60। तो और ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, रिजल्टेंट और 6 वाले के बीच का एंगल क्या है आपका, फाई। तो आप क्या बोलोगे, सीधा सीधा इस ट्रायंगल में दिख रहा है टेन फाई इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, वही अपन ने किया है। बात समझ में आई क्या। चलो एक और एग्जांपल फटाक से, एक और एग्जांपल सभी को अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, थ्योरी समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं कैसे डेवलप होगा। अब मेन है, मैं चाहता हूं बच्चों का ये डेवलप हो, ये डेवलप हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, ये एग्जाम रिजल्ट सब इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके अंदर डेवलपमेंट आए। आज दुनिया ने अलग रूप दे दिया है उसको, खैर ठीक है चलो, बट आपको अपने अंदर ये होना चाहिए कि भैया डेवलपमेंट हो, अपने अंदर डेवलपमेंट होता रहे। क्लियर है क्या। चलो तो एग्जांपल में आपको एक और बोलता हूं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, two forces each of magnitude f have a resultant f। मतलब दो वेक्टर हैं f और f, दो फोर्स लग रहे हैं f और f, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी f। अरे भैया a भी f, b भी f और c भी f, मतलब दोनों a, अगर दो फोर्स हैं f और उनका रिजल्टेंट जो है वो भी f, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस आपने लिए, जो एफ और एफ मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच क्या एंगल है बताओ, ताकि जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, एफ। बात समझ में आई क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करो, फटाक से अटेम्प्ट करो, फटाक से अटेम्प्ट करो।
कर लिया क्या आंसर अटेम्प्ट, करा अटेम्प्ट? चलो देखते हैं, देखें क्या। चलो वेरी इजी है। चलो आपको क्या बताया गया है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बताया गया है। अरे भी सर आपने अभी तक एक ही फॉर्मूला तो बताया ही है, वैल्यू पुट कर दो। ए बी आपका एफ है, बी जो है वो भी आपका एफ है, और जो सी है वो भी आपका एफ है। तो आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर ऐसे भी बोल दो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। आप बोलोगे सर एफ स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बच गया, देखो अब यहां पर आपका क्या बच गया, ये एफ स्क्वायर भी अगर आपका कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो आप बोलोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब सर ये फाई की थीटा की वैल्यू कितनी है जिसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू होने वाली है -1, तो ये आपको बताना है। चलो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री आपको बता चुका हूं। कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है भैया, पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। और कॉस आपको मैंने बताया था ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब लास्ट वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो जो कॉस है वो नेगेटिव कहां कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव होगा, कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई क्या। तो मेरे को बताओ कॉस थीटा 1/2 कब आएगा, आप बोलोगे सर कॉस थीटा 1/2 आएगा 60 डिग्री में, कितने में, 60 डिग्री में। तो एक बात बताओ सिमेट्रिकल होता है ग्राफ, अगर ये यहां से 60 है तो ये भी यहां से कितना होगा 60 डिग्री, क्लियर है क्या। कॉस मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करो तो कॉस इधर से जो 60 है और कॉस 180 - 60 है वो बराबर होगा, बताया गया था ना, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत बार अपन ने किया था। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज कर रहे हो तो कॉस कॉस में ही रहता है, बताया था कि नहीं, तो कॉस थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में सारी बातें मैंने बताई है आपको। तो अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, तो टोटल रिजल्टेंट ये वेक्टर के बीच में और ये वेक्टर के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपल सी बात है, cos 120 डिग्री इज -1/2, सो अवर आंसर थीटा इज 120 डिग्री। बात समझ में आई क्या, सिंपल सी बात है भैया, cos थीटा -1/2 कब होगा 120 डिग्री में। और इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट के जैसे भी याद रखो, अगर दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो उनका रिजल्टेंट भी वही मैग्नीट्यूड का होगा जब उनके बीच एंगल कितना होगा 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री। बात समझ में आई क्या। चलो अब एक आध और है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन ने एग्जांपल कर लिया, इसके प्रैक्टिस कर लो 2-4 क्वेश्चंस ताकि वेक्टर से पूरा का पूरा डर हट जाए, ठीक है क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।